नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपका अपना सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है बड़ा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, और महत्वपूर्ण होने के पीछे कारण मैं बता देता हूं कि ये आपको संपूर्ण सिलेबस है वो प्रोवाइड करता है जो ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। साथियों, गूगल प्ले स्टोर पे आपका अपना सर्वा क्लासेज जो चैनल है उसका खुद का एप्लीकेशन भी है, तो वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर लें, जिसमें विभिन्न प्रकार की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी। ऑल ओवर सिलेबस ज्योग्राफी का होगा उसकी रिकॉर्ड क्लास आपको उपलब्ध होगी, और साथ साथ में टेस्ट सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो सभी साथी है अवश्य सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, कक्षा 12 का सिलेबस महत्वपूर्ण अपन ने शुरू कर रखा है, जिसके अंदर संपूर्ण जो चैप्टर है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो पहले बुक अपनी है उसका संपूर्ण चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सरल करवा रहे हैं। तो कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही सुनहरा और शानदार अवसर है। यहाँ पर अपनी BSER जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम संपूर्ण तैयारी उनको अपने YouTube के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो उन साथियों को, कक्षा 12 के उन स्टूडेंट्स को अवश्य अपने साथ जोड़ें ताकि वो अपने चैनल से अपने स्कोर को बेटर कर सके। तो विश्व की जनसंख्या, वितरण, वृद्धि और घनत्व ये टॉपिक अपना शुरू है, और पहला पार्ट इसका हो चुका है। आज इसका सेकंड पार्ट अपन शुरू करते हैं। तो अब देखेंगे इसके अंदर अगला टॉपिक चैप्टर इसका जो है वो है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक पहले हो चुके थे। अब है इसका जो चैप्टर है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में आ जाए तो इसका उत्तर अपन दे सकते हैं, है ना। किस प्रकार से कितना सुंदर इसको लिखें, है ना, ये शैली अपने को आनी बहुत जरूरी है। यदि बहुत ही सुंदर शैली में यदि अपन प्रश्न का उत्तर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक करता है, जो विकसित कॉपी चेक करता है आपकी, तो वो जरूर समझेगा कि वास्तव में बच्चा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि उसी के आपकी लिखावट के अकॉर्डिंग आपके नंबर आते हैं। तो सभी जो विद्यार्थी है उनको लिखने की शैली बहुत अच्छी हो, उनका लिखने का तरीका बहुत बेटर हो, और संपूर्ण जो सिलेबस हो अकॉर्डिंग नोट्स आप तैयार कर सके, है ना। बड़ी शानदार क्लास मैंने बनाने का प्रयास यहाँ पे किया है, टॉपिक बाय टॉपिक। कोई भी टॉपिक आपका इसमें छूटेगा नहीं, है ना। जैसे ही एग्जाम बोर्ड का होगा उसमें आप पूर्ण रूप से यहाँ से तैयारी करके अपना 100% स्कोर कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज की क्लास को अपन शुभारंभ करते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल गई नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं आत्मविश्वास भरे लफ्जों के साथ में आज अपनी क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है, बिंदु जो है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो मुख्य रूप से इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? तो वृद्धि के लिए अपन क्या लिखेंगे? दो समयांतरालों के बीच किसी निश्चित सीमांकित क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। अब देखिए यहां पे समयांतराल, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे 2001 में जनसंख्या कितनी है और 2011 में कितनी है। अब दोनों के बीच में गैप आ गया 10 साल का, तो यहाँ की जनसंख्या जो 1 की जनसंख्या है और उसके बाद में 2011 की जनसंख्या है, ये 10 वर्ष की जनसंख्या हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। इसको वार्षिक निकालना है तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे। तो किसी निश्चित सीमांकित क्षेत्र, अब यह सीमांकित क्या हो सकता है? कोई राज्य हो सकता है, कोई देश हो सकता है ना, या महाद्वीप हो सकता है, या कोई डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है ना। कोई भी सीमांकित क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जो कि धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। परिवर्तन दोनों तरीके से हो सकता है।
जनसंख्या बढ़ भी सकती है, जन्म दर यदि अधिक पाई जाती है और मृत्यु दर न्यून पाई जाती है तो जनसंख्या बढ़ सकती है। और यदि धनात्मक वृद्धि यानी कहलाएगी वो जनसंख्या बढ़ेगी तो, और यदि महामारी फैल जाती है और मृत्यु दर बढ़ जाती है और जन्म दर घट जाती है तब ऋणात्मक वृद्धि भी हो सकती है। इसलिए किसी प्रदेश की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन 2 समय अंतरालों में जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, और ये धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या है इसका? तो फॉर्मूला है वर्तमान जनसंख्या जिस वर्ष की अपन बात करें, जैसे 2011 के अंदर वर्तमान की जनसंख्या भारत की 2011 की जनसंख्या थी, वो कितनी थी? 121 करोड़ वर्तमान जनसंख्या। और प्रारंभिक जनसंख्या जैसे 2001 की हमें पूछी है ना, तो इस समय अपनी कितनी थी? 102 करोड़ और 2011 में 121 करोड़। अब दोनों का अंतर कितना हो गया? तो हम भारत की जनसंख्या 2011 में 121.02 करोड़ थी, 2001 में 102.07 करोड़ थी, जिसका अंतर कितना हो गया दोनों का? डिफरेंस 18.15 करोड़। ये जो डिफरेंस है ये इसके क्या है? वृद्धि कहलाती है। यदि डिफरेंस प्लस में आता है यानी वर्तमान वर्ष की जनसंख्या ज्यादा होती है तो धनात्मक वृद्धि कहलाएगी, और वर्तमान वर्ष की जनसंख्या यदि पहले की जनसंख्या से कम होती है तब ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, तो ये जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। अगला बिंदु, ये जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसके 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार। साथियों 2 प्रकार में पहला प्रकार है प्राकृतिक वृद्धि और दूसरा जो प्रकार है वो है वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि सामान्य से अपन कह सकते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म और मृत्यु में होने वाला अंतर है। जन्म और मृत्यु का जो अंतर मुख्य रूप से होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ। और जो वास्तविक वृद्धि होती है उसमें प्रवास एक महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ जाता है। जैसे इसको तो अपन कैसे लिखेंगे? जन्म माइनस मृत्यु। जितने जन्म ले रहे हैं उसमें से मरने वालों को घटा देंगे, जो अंतर आएगा वो प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगा। और वास्तविक वृद्धि की जब बात आएंगे तो हम क्या लिखेंगे? जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। यानी आप्रवास जो आने वाले हैं उसमें से उत्प्रवासी जो जाने वाले हैं उनका अंतर कर देंगे, और जन्म और मृत्यु का अंतर कर देंगे, तो दोनों को फिर जोड़ देंगे अंतर को, तो जो आंकड़ा आपके समक्ष आएगा वो क्या कहलाएगा? वास्तविक वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखिए देखिए। प्राकृतिक वृद्धि, जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है, और वास्तविक वृद्धि क्या होगी? जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, है ना, इसको वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। और जो वास्तविक वृद्धि है इसको अभिप्रेरित वृद्धि भी कहा जाता है। अभिप्रेरित क्यों होगी? क्योंकि यहां पर मुख्य रूप से जो प्रवास जो होता है, प्रवास एक अभिप्रेरित कारक है। ठीक है ना, क्योंकि लोग किसी स्थान विशेष पर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अभिप्रेरित होके जाते हैं। किसी कहीं पर जाना है किसी को तो शिक्षा के लिए जाते हैं, सुस्वास्थ्य सुविधा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, यानी कई कारणों से लोग हैं अपने मूल स्थान को छोड़ करके नए प्रदेश में जाते हैं। ठीक है, अगला बिंदु देखिए। अगला बिंदु है जनसंख्या वृद्धि, उसमें ऋणात्मक व धनात्मक परिवर्तन। अगला है जनसंख्या में होने वाला धनात्मक परिवर्तन। तो जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन क्या होता है उसको अपन देखते हैं। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि का मतलब क्या है? जब 2 समय अंतरालों, कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कैसे तय करेंगे अपन? जब 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो, जन्म दर प्लस हो, किससे? मृत्यु दर माइनस हो, यानी जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा हो तो, और स्थायी आप्रवास हो तो, स्थायी आप्रवास यानी लोग आने वाले किसी स्थान के ऊपर ज्यादा हो, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। स्थायी आप्रवास हो तो जनसंख्या है वो बढ़ती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? धनात्मक वृद्धि। इस तरह की जनसंख्या क्या कहलाती है? धनात्मक वृद्धि कहलाती है। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है।
फिर ऋणात्मक की बात आती है तो इसमें क्या लिखेंगे, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि का मतलब है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से कम हो जाए, जन्म दर घट जाए। और ये घटती क्यों है, इसके पीछे कारण है कि अपनी सरकार की कुछ नीतियां, लोगों की जागरूकता, बढ़ती जनसंख्या के नुकसान से हम लोगों को यदि जागृत कर दें तो वास्तव में वो जन्म दर है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और हुआ ही ऐसा ही है। आजादी के बाद भारत में जनसंख्या है उसमें विस्फोटक 1951 से 81 तक की जन समय जो था उसमें जनसंख्या है काफी तेजी से बढ़ी। और तेजी से बढ़ने का कारण यही था कि जो जन्म दर है वो तो वैसी वैसी की बनी रही और मृत्यु दर को अपने कम कर लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद में 1980-81 के बाद में सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम खूब चलाए और चला करके उनको शक्ति से लागू भी किया, तब जन्म दर को भी कंट्रोल किया। और जब जन्म दर कंट्रोल हुई उसके साथ जनसंख्या वृद्धि है वो भी कंट्रोल हो गई। तो जन्म दर मृत्यु दर से यदि कम हो जाती है, अब मृत्यु दर क्यों बढ़ती है, तो इसके लिए कोई कारण क्या हो सकते हैं, महामारी हो सकती है या कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है, बाढ़ हो सकता है, भूकंप हो सकता है ना, जिसके कारण लोग अचानक मर जाते हैं, दर बढ़ जाती है। तो महामारी बड़ा कारण, जैसे हाल ही में कोविड जो एक महामारी आई थी तो करोड़ों की संख्या में लोग है अकाल मौत मर चुके थे। इसके कारण मृत्यु दर है वो काफी ऊंची चली गई थी, तो जनसंख्या में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मृत्यु दर से कम हो जाए जन्म दर और स्थायी उत्प्रवास है, किसी स्थान से लोग है पलायन कर जाए, उस स्थान को स्थायी रूप से छोड़ के चले जाए, ठीक है ना, तो जनसंख्या है उसमें क्या होता है, कमी होती है, जनसंख्या में कमी होती है। यहाँ कमी करना भाई, बढ़ती लिख दिया, यहाँ क्या लिखेंगे, जनसंख्या में क्या होती है, कमी होती है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इस कमी को ऋणात्मक वृद्धि, क्या कहते हैं, इसको ऋणात्मक वृद्धि के नाम से पुकारते हैं। सिंपल सी बात है, याद हो जाना चाहिए और लिखने का तरीका भी आपको आ जाना चाहिए। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि की दर, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, तो वृद्धि दर क्या होती है, मुख्य रूप से यह एक अनुपातिक मान होता है मुख्य रूप से। जैसे कि वृद्धि जो होती है वो प्रारंभिक जनसंख्या है वो 100 पर कितनी बढ़ी है उस रूप में इसको इंडिकेट अपन करते हैं। इसका यदि अपन एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल हम लेंगे कि किसी प्रदेश विशेष के अंदर है, यानी एक प्रदेश है, ए प्रदेश है, ठीक है, ए प्रदेश में 100 लोग 2001 में थे और 2011 के अंदर 500 लोग हो गए। ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं आप कहां चला गया, एग्जाम्पल, ए स्थान की 2011 की जनसंख्या कितनी थी, मान लेते हैं कि 1000, ठीक है, और इसी स्थान की 2001 की जनसंख्या ये मान लेते हैं उस समय यहां पे 200 ही थी, ठीक है ना। तो वृद्धि कितनी हो गई इसमें, तो वर्तमान जनसंख्या 2011, 1000 माइनस 200, तो वृद्धि कितनी दिखा दी अपन ने यहाँ पे, 800 लोगों की वृद्धि कितनी होगी, 800 लोगों की वृद्धि हो जाती है। अब दर कैसे निकालते हैं, वृद्धि दर कैसे निकालते हैं, तो वृद्धि दर होता है वृद्धि बटा प्रारंभिक जनसंख्या मल्टीप्लाई 100। अब प्रारंभिक कौन सी होती है, ये 2001 वाली यहाँ पे प्रारंभिक होगी, क्योंकि वृद्धि जो हुई है वो 2001 की जनसंख्या में तो ही बढ़ोतरी हुई है ना, तभी तो इसमें जुड़ करके जो जन्म दर बढ़ी है, इसके कारण जो जनसंख्या अब बढ़ी बन के आई 2011 में वो 200 में ही तो जुड़ के आई है। इस कारण से अपन क्या करते हैं, वृद्धि बटा प्रारंभिक जनसंख्या 2001 ही हो जाएगी। तो वृद्धि कितनी होगी इसमें, 800 की, प्रारंभिक कितनी थी 200, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100 से, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, ठीक है, और 2 से 8 गया 4 बार, कितना हो गया 400%, ये प्रतिशत में आंकड़ा आएगा। इस प्रकार से जो वृद्धि है हम निकाल सकते हैं, पूछ भी ले तो आप कैलकुलेट करके आसानी से लिख सकते हैं ना, कि वृद्धि बटा प्रारंभिक जनसंख्या और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो इजीली ये उत्तर आ जाएगा। और ये जो वृद्धि आएगा किस में आएगा,
दर आएगी जो किस में आएगी, प्रतिशत में आएगी। ठीक है, आगे देखो। अब है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अब जनसंख्या किन कारणों से परिवर्तित होती है, इसके 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 3 घटक। एक तो जन्म दर, एक मृत्यु दर, एक होता प्रवास। 3 घटक मुख्य रूप से यहां होते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा भी है मैंने यहां पे 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब जन्म दर किसे कहते हैं मुख्य रूप से, बर्थ रेट क्या होती है, तो यह है अशोधित जन्म दर, CBR, क्रूड बर्थ रेट। अशोधित क्रूड ऑयल है ना, अशोधित। ये क्या होती है, तो प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म में दिए गए जीवित बच्चों के रूप में इसको देखा जाता है ना। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में इसे देखा जाता है। कब, एक वर्ष विशेष में। एक वर्ष विशेष के अंदर प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा कितने बच्चों को जीवित जन्म दिया गया। तो जीवित जन्म दिए गए जो बच्चे हैं वो मुख्य रूप से ये किस रूप में दिखाए जाते हैं, अशोधित जन्म दर के रूप में दिखाए जाते हैं। अब ये क्या, इसकी गणना कैसे करते हैं, तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष की मध्य की जनसंख्या और मल्टीप्लाई 1000। जन्म दर जो होती है इसमें मल्टीप्लाई 1000 क्यों किया आपने, क्योंकि जन्म दर होती है वो 1000 पे ही कैलकुलेट की जाती है। लिखा क्या है, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित जन्म दिए गए बच्चों की संख्या किसी वर्ष विशेष में और किसी स्थान विशेष पर, है ना, तो वहां की जन्म दर कहलाएगी। उसके बाद में मृत्यु दर क्या होती है, अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर, ठीक है, तो CDR, टाइपिंग मिस्टेक है, CDR, क्रूड डेथ रेट, अशोधित मृत्यु दर। तो किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या, अब जीवित जन्म और स्त्रियों का नाम नहीं आएगा, किसी वर्ष विशेष में, किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती। क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। 1000 जनसंख्या के पीछे किसी वर्ष विशेष में मरने वाले लोगों की संख्या। इसकी गणना कैसे करते हैं, तो गणना करने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी वर्ष विशेष की में मृतकों की संख्या और किसी क्षेत्र विशेष में उस वर्ष की जनसंख्या और मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि मृत्यु दर भी कितने पे निकलती है, 1000 पे। तो इस प्रकार से कैलकुलेट करके अपन आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है। यदि इसको हमें कहीं पे के बारे में निकालना भी हो, जैसे मान लिया ए प्रदेश है, ए प्रदेश के अंदर मृतकों की संख्या 100 थी और एक समय विशेष जैसे 2011 की अपन गणना करते हैं ए की, तो ए प्रदेश के अंदर यहाँ पे जनसंख्या पूछी है, तो मान लेते हैं इसकी जनसंख्या 10,000 थी और मरे कितने, 100। तो अपन कैसे निकालेंगे कि मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष की में उस प्रदेश की जनसंख्या, तो 100 बटा 10,000 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 3 शून्य 3 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, कितना बचा, 10। इसका मतलब ये 10 प्रति 1000 लिखेंगे, इसको प्रतिशत न लिखे करिए, 10 प्रति 1000, है ना। ये क्या आ गई यहाँ पे, डेथ रेट, CDR, किसी प्रदेश की क्रूड डेथ रेट, अशोधित मृत्यु दर। ठीक है, CDR कितनी आएगी, 10 प्रति 1000। इस प्रकार से इसको अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा वो हार्ड वाली बात नहीं है। जन्म दर, मृत्यु दर, ये तो हो ही गया। हाँ साथियों, तो अगला बिंदु अपना है प्रवास। तो 3 है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास की चर्चा अपन की है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब प्रवास क्या होता है मुख्य रूप से, तो प्रवास होता है बेसिक शब्दों में कहें तो गमनागमन, आना जाना, है ना। किसी स्थान विशेष को छोड़कर लोग नए प्रदेश में जाते हैं और नए प्रदेश से
किसी दूसरे प्रदेश में आते हैं। लोग आपको ने देखा था कोविड के समय है जो है शहरों से पुनः गांव की तरफ भागे थे, और उससे पहले लोग जो है गांव से शहर की तरफ भागे थे। तो इसको बोलते हैं गमनागमन, आना और जाना लोगों का अगर लगा रहता है, तो प्रवास होता है गमनागमन। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे प्रवास का सामान्य अर्थ है किसी स्थान पर लोगों का आना जाना, गमनागमन, आना जाना। ठीक है, ये प्रवास कहलाता है। इसमें दो बिंदु होते हैं मुख्य रूप से। एक स्थान तो वो होता है जहां से लोग उठ के जाते हैं, जैसे कि ए बिंदु से बी बिंदु पर पी लोग गए। ये पी क्या है? लोग है। कहां गए? ए स्थान से बी स्थान पर गए। तो इनका ए स्थान तो कौन सा हो गया? ये यहां से उठ के जा रहे हैं तो उद्गम हो गया, और बी क्या हो गया? गंतव्य स्थान। बी क्या हो गया? गंतव्य स्थान। समझ गए? तो दो बिंदु होता है, उद्गम स्थान, वह स्थान जहां से लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं वो उसका उद्गम स्थान कहलाता है। एक होता है गंतव्य स्थान, वह स्थान जहां से लोग दूसरे स्थान को जाते हैं, है ना। जो जिस स्थान पर जाते हैं, जहां वह स्थान जहां पर लोग दूसरे स्थान से आते हैं ना, जिस स्थान पर आते हैं वो उनका गंतव्य है, जिस स्थान से जाते हैं वो उनका उद्गम स्थान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में है प्रवास मनुष्य व संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने के लिए एक स्वतः स्फूर्त प्रयास है। क्योंकि जहां संसाधन अधिक होते हैं उस स्थान विशेष पर लोग अधिक जाने का प्रयास करते हैं साथियों। क्योंकि किसी प्रदेश विशेष में पाई जाने वाली सुविधाएं जो होती है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। भाई प्रवास होता क्यों है? नए प्रदेश में लोग क्यों जाते हैं? तो दूसरे प्रदेशों की सुविधाएं उसको आकर्षित करती है, इस कारण से। अब इसके दो शब्द आते हैं प्रवास के। एक तो होता है आप्रवास। आप्रवास किसी स्थान विशेष पर आना आप्रवास कहलाता है। जैसे मैं सीकर से जयपुर गया, इसका मतलब मैं सीकर से जयपुर चला गया। तो सीकर से जयपुर गया तो मैं आप्रवासी किसके लिए? आप्रवास मेरा कहां है? जयपुर। तो जयपुर तो हो गया मेरा आप्रवास, और जहां से मैं गया हूं ये क्या हो गया? सीकर क्या हो गया? उत्प्रवास, है ना। जहां से जाते हैं वहां के लिए उत्प्रवास, और जिस स्थान को जाते हैं उसके लिए आप्रवास। जिस स्थान को जाते हैं आप्रवास, और जिस स्थान से जाते हैं उत्प्रवास। तो उत्प्रवास क्या हो गया? किसी स्थान विशेष को छोड़ करके किसी अन्य स्थान की ओर जाना। तो इस प्रकार से अपन इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, जिसकी चर्चा अपन अगले क्लास में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी साथियों का, सभी स्टूडेंट्स का जो अपनी क्लास देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। क्लास कैसी लगी? आप क्लास से बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स जो है आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। यदि आप अपने क्लासेस से जुड़ जाते हैं तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां से जुड़ जाते हैं तो सभी साथियों को अपनी जो पीडीएफ है वो भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, है ना। तो सभी साथी जुड़ें और पढ़ें, अच्छे अंक प्राप्त करें। बोर्ड पैटर्न की शानदार तैयारी अकॉर्डिंग जो बोर्ड जैसे ही हाफ ईयर एग्जाम होगा उसके आसपास में अपना ब्लूप्रिंट जारी करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।